नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है समुच्चय या सेट्स। तो समुच्चय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है संग्रह। तो किसी भी चीज़ का संग्रह, जैसे ताश की गड्डी का संग्रह या कुछ नदियों का संग्रह या फिर बुक्स के पन्ने का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह आदि। तो समुच्चय का जो शाब्दिक अर्थ है वह संग्रह। तो देखते हैं समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय और उनका निरूपण पहला टॉपिक है। तो यहाँ दिया है कि दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी की संग्रह, व्यक्ति की भीड़ का संग्रह, क्रिकेट टीम का संग्रह। और गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो अ, इसमें और हम देखते हैं जैसे 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 है। भारत की नदियों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU का संग्रह, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह तथा संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7 और कोई भी समीकरण के मूलों का संग्रह। तो ये जो जितने भी उदाहरण दिए हैं उन सब में एक सुपरिभाषित संग्रह है जो कि समुच्चय कहलाता है। तो यही दिया है कि वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ दिया है, किसी वस्तु का संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं। उदाहरण, यदि यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों में संग्रह नहीं है। मतलब जो नील नदी है वह भारत की नदी नहीं है। इसलिए अगर हम भारत की नदियों का संग्रह बोल रहे हैं तो उसमें नील नदी नहीं आएगी। इसके विपरीत गंगा इस संग्रह में निश्चित रूप से है। तो समुच्चय का अर्थ है कि एक सुपरिभाषित संग्रह जिसमें एक सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बोले कि सम संख्याओं का संग्रह। तो सम संख्याओं में आएगा 2, 4, 6। अब हम बोलेंगे कि सम संख्या में हम 9 को ले, तो यह संख्या का संग्रह तो है लेकिन सम संख्या का संग्रह नहीं है। इसीलिए यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, जो कि समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय का अर्थ है कि सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो गणित में हम कुछ समुच्चय समुच्चय के उदाहरण देखते हैं जो गणित रूप में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर n लिखा है तो वह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, z पूर्णांकों का समुच्चय है, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये जितने भी समुच्चय दिया गया है इन सब का उपयोग हम इस गणित के बुक्स में करते हैं। तो आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय के लिए मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यहाँ दिया है जैसे यहाँ 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ हैं। तो सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ के लिए हमें विभिन्न मापदंड लेना पड़ेगा। हाँ, तो विभिन्न मापदंड में वे सब कैसे खरे उतरेंगे। तो उसके लिए यह एक दूसरे से भिन्न हो, जो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न हो सकता है। तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो अब देखते हैं, अतः वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। मतलब कि अगर वस्तु दिया है या अवयव दिया है या सदस्य दिया है, यह सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और
इसके बाद है समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जैसे यहाँ हम देखे थे एन, जो कैपिटल एन है वो प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करता है। यही कह रहा है कि जो समुच्चय हैं उनको प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। और जो समुच्चय के अवयव हैं या सदस्य हैं या वस्तु हैं उनको छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। तो आगे चलते हैं। यदि ए समुच्चय ए का अवयव है तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है। मतलब अगर जो ए है वह ए का समुच्चय ए का अवयव है, मतलब कि जो ए है वो समुच्चय ए में है। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। एप्सिलॉन का चिन्ह ऐसे, एप्सिलॉन का चिन्ह ये है का प्रयोग किया जाता है। अतः हम ए एप्सिलॉन कैपिटल ए कह सकते हैं। मतलब कि जो ए है वो कैपिटल ए में है। ये कैपिटल ए है यह समुच्चय कहलाता है, और जो ये स्मॉल ए है यह सदस्य या अवयव कहलाता है। तो यदि भी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम इसे एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए लिखते हैं। इसका अर्थ है कि बी समुच्चय ए में नहीं है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय भी के संबंध में ए एप्सिलॉन भी, मतलब कि जो यह वावेल का समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला में वावेल का समुच्चय है, तो ए जो है वो वावेल है, मतलब कि ए एप्सिलॉन भी। यही अगर हम बी एप्सिलॉन भी करें तो यह सही नहीं है, क्योंकि ये जो बी है वह वावेल नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे बी एप्सिलॉन नॉट भी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। इसी प्रकार 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय p के लिए 3 एप्सिलॉन p, किंतु 15 एप्सिलॉन नॉट p। मतलब कि मान लीजिए कोई अभाज्य गुणनखंड का जो समुच्चय p है, अगर हम 30 के अभाज्य गुणनखंड के लिए कहें तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और फिर 6 होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 30 होगा। सॉरी, ये जो 30 का अभाज्य गुणनखंड है तो जो उसमें है वो तीन जो है वो p में है, लेकिन जो 15 है वह p में नहीं है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 30 का, तो 30 का 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। मतलब कि जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और फिर 5 होगा। तो जो 1, 2, 3 और 5 है वह 30 का अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन जो ये 15 है, जो 15 है वो 30 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा है कि 3 एप्सिलॉन p मतलब 3 p में है, और 15 एप्सिलॉन नॉट p मतलब 15 p में नहीं है। तो किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, पहला रोस्टर विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। तो आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोस्टर विधि। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण देखिए, जो अब यहाँ 2, 4 जो 6 है वो एक रोस्टर रूप में है। यहाँ दिया है कि सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। जो 2, 4, 6 हैं उसको सूचीबद्ध किया गया है, और अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। जो कॉमा होता है उसी को अर्धविराम कहते हैं, तो कॉमा द्वारा पृथक किया जाता है, और मझले कोष्ठक के भीतर इनको लिखा जाता है। तो इसका उदाहरण यहीं से देखते हैं कि 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में 2, 4, 6 द्वारा किया जाता है। जैसे जो 7 है,
7 है। 7 से कम समपूर्णांक संख्या कौन से होंगे? 2, 4 और 6। तो 2, 4, 6 को यहाँ जो रोस्टर रूप में लिखना होगा तो सूचीबद्ध कर लिए। अब इनको अर्धविराम से पृथक कर लिए कॉमा लगा के। अब इनको सबको मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो ऐसे ही रोस्टर रूप को लिखा जाता है। तो अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 तथा 42, यह सब 42 को विभाजित करते हैं। और अगर इनको रोस्टर रूप में लिखना होगा तो मझले कोष्ठक के अंदर सभी को कॉमा लगाते लगाते लिखेंगे। तो फिर मझले कोष्ठक बंद कर देंगे। तो इस प्रकार रोस्टर रूप में लिखा जाता है। अब समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों को एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। मतलब कि समुच्चय निर्माण में उसके गुणधर्म के अनुसार लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, समुच्चय ए ई आई ओ यू के सभी अवयवों का एक गुण है जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब कि ये जो ए ई आई ओ यू है यह अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अलावा इसमें कोई नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। इस समुच्चय को भी से निरूपित करते हुए, क्योंकि भी वावेल होता है, स्वर होता है, तो भी से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं कि भी बराबर एक्स मझले कोष्ठक में एक्स अनुपाते यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, यहाँ देखिए। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक एक्स का प्रयोग करते हैं। यक्स के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर वाई जेड आदि का, जिसके उपरांत कॉलम का चिन्ह। अनुपात को यहाँ कॉलम बोलते हैं। कॉलम के चिन्ह के बाद समुच्चय अवयव को विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं। फिर संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। संपूर्ण भी के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे, तो ये जो है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सभी यक्ष समुच्चय जहाँ यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब ये जो यक्ष है, सभी यक्ष जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर के अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। इस वर्णन में कोष्ठक का प्रयोग सभी यक्ष का समुच्चय के लिए और कॉलम का प्रयोग जहाँ यक्ष के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे जो ये मझले कोष्ठक है इसका प्रयोग सभी यक्ष के समुच्चय के लिए किया जाता है, और जो कॉलम का प्रयोग है वह यक्ष के लिए किया जाता है। तो अन्य उदाहरण देखते हैं। ए बराबर मझले कोष्ठक में यक्ष कॉलम यक्ष एक प्राकृतिक संख्या और 3 ग्रेटर देन यक्ष ग्रेटर देन 10 को निम्नलिखित प्रकार पढ़ते हैं। सभी यक्ष का समुच्चय जहाँ यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और यक्ष 3 और 10 के बीच में है, अतः संख्याएं 4, 5, 6, 7, 8 और 9 समुच्चय ए के अवयव हैं। मतलब यहाँ बोल रहा है जो यक्ष और अनुपाते यक्ष, जो यक्ष कॉलम यक्ष है एक प्राकृतिक संख्या है। तो यही कह रहा है कि जो सभी यक्ष समुच्चय जहाँ यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ प्राकृतिक संख्या जो इसका गुणधर्म है, इसका एक और गुण बता रहा है कि जो 3 है, जो यक्ष है वो 3 और 10 के बीच में है। जो यक्ष है 3 और 10 के बीच में है। तो यही यहाँ कह रहा है कि सभी यक्ष का समुच्चय जहाँ यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और यक्ष 3 और 10 के बीच में है, अतः संख्याएं 4, 5, 6, 7, 8 और 9 समुच्चय ए के अवयव हैं। तो अब हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण 1 में कह रहा है कि यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष माइनस 2 का हल समुच्चय
रोस्टर रूप में लिखे, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ इसको सॉल्व किया गया तो आंसर आया 1 और -2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले हम मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, और जो x बराबर 1 और 2 है 1 लिखेंगे, फिर अर्धविराम से इसको पृथक करते हुए फिर -2, फिर मझला कोष्ठक बंद कर देंगे। तो इसी प्रकार अगला उदाहरण है समुच्चय मझले कोष्ठक में x कॉलन x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 40 को रोस्टर रूप में लिखे, मतलब कि जो इसका हल दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6 अभिष्ट संख्या, मतलब जो यक्स स्क्वायर है वह 40 से छोटा होना चाहिए। तो जो जो यक्स है, यक्स का स्क्वायर है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार जो जो संख्या का स्क्वायर करते जाएंगे तो जो 40 से कम आना चाहिए, तो यही यहाँ है 1 का स्क्वायर करेंगे 40 से कम आएगा, 2 का 40 से कम, 4 का 40 से कम, 5 का 40 से कम, 6 का 40 से कम, यही अभिष्ट संख्या है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो जो ये संख्या है इसको पहले मझले कोष्ठक बनाएंगे, फिर सबको अर्धविराम से पृथक करते हुए ऐसे लिखेंगे, फिर मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो अब अगला उदाहरण देखते हैं। समुच्चय A बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए जो A बराबर है 1 4 9 16, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि यह जो इसका है वो गुणधर्म क्या है। तो जो इसका गुण है, तो जो 1 है वो 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग और 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, मतलब कि यह संख्याओं का वर्ग के अनुसार लिखा गया है। जैसे 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ इसको जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे A बराबर मझले कोष्ठक में x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A बराबर मझले कोष्ठक में x कॉलन x बराबर n स्क्वायर, जहाँ n एप्सिलॉन n स्मॉल n, मतलब कि जो n है वह प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग्स करता है। तो आगे देखते हैं चौथा उदाहरण। तो समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 तथा 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि गुणधर्म क्या है। तो जो 1/2 है और 2/3 है, मतलब कि ऊपर ऊपर 1 के बाद 1 आता जा रहा है, जैसे 1/2 फिर 2/3 फिर 3/4, ये है। तो ऊपर क्रम बढ़ता जा रहा है और नीचे क्या हो रहा है कि जो मान लीजिए ये n है, और तो n प्लस 1, यहाँ भी n है तो n प्लस 1, ऐसे इसका गुणधर्म आता जा रहा है। मतलब कि यहाँ हल दिया है, हम देखते हैं कि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से 1 कम है। जो ये हर है 2 के ऊपर 1 लिखा गया है, मतलब 2 माइनस 1 बराबर 1, 3 माइनस 1 बराबर 2, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो यह भी कि अंश एक प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है और बढ़ते क्रम में है, जो 1 से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर 1 से अधिक होती जाती है और 6 से अधिक नहीं है। मतलब कि जो ऊपर वाली प्राकृतिक संख्या वो 6 से अधिक नहीं है। तो अतः समुच्चय निर्माण रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं। मझले कोष्ठक में यक्स कॉलन यक्स बराबर n/n+1, मतलब कि यहाँ जो या इस भिन्न में कोई भी संख्या देखिए जो ऊपर n होगा और नीचे n+1 होगा। जैसे
6/7 को देखिए, ऊपर 6 है और नीचे 6 + 1 = 7 है। तो यही लिखा गया है कि n/n+1 कॉमा n एक प्राकृतिक संख्या है। जो n ऊपर वाली n है वो एक प्राकृतिक संख्या है, तथा जो n है कहाँ तक है, एक से लेकर 6 तक है। मतलब कि 1 लेस देन इज इक्वल टू n ले ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। मतलब कि जो n है वह 1 के बराबर है और जो 6 के बराबर, मतलब 1 से लेकर 6 तक है, और 1 भी है और 6 भी है। तो यही है 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। मतलब n है जो 1 से 6 के बीच है, जिसमें 1 भी है और 6 भी है। तो आगे देखते हैं। अब उदाहरण 5 में बाई और रूस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय के दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है, समुच्चय को सही मिलान कीजिए। मतलब कि यहाँ जो समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय दिया गया है उसको मिलान करना है। तो पहला है PRINCAL। तो इसका देखिए, इस समय देखना है, इधर जो दाईं तरफ है उसमें देखना है कि मिलान कहाँ जाएगा। तो यहाँ देखिए जो PRINCAL, तो यहाँ मैं बताना भूल गया कि जो रोस्टर रूप है उसमें कोई भी शब्द को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल है, SCHOOL स्कूल है, तो इसका जब रोस्टर रूप बनाएंगे तो जो 2 बार शब्द आया होगा उसको 1 बार ही लिखेंगे। मतलब SCHOL, मतलब जो डबल ओ था उसको एक ओ बना दिए। तो यही है, यहाँ देखिए डी में है प्रिंसिपल, PRINCIPAL PRIN, तो सी आई पहले आ गया था इसीलिए आई को नहीं लिखा है। तो रोस्टर रूप में कोई भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखा जाता है। यही है, जो पहला है वो डी से संबंधित है, क्योंकि जो इन सभी का अक्षर है वो प्रिंसिपल का एक अक्षर है। और जो दूसरा है मझले कोष्ठक में 0। तो यहाँ देखते हैं कि जो सी है वह x:x एक पूर्णांक है, तथा x + 1 = 1। मतलब इसका जो गुणधर्म है x + 1 = 1 है। मतलब कि x बराबर यह कट जाएगा तो x बराबर आ गया 0। मतलब कि जो इसका रोस्टर रूप होगा वह 0 होगा। तो जो 2 है वह सी संबंधित है। अब जो तीसरा है 1 2 3 6 9 और 18। तो यह जो सब है वह 18 का भाजक है। तो 18 का भाजक है, इसलिए जो तीसरा है वह ए से संबंधित है। अब देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है 3 और -3। तो 3 -3 किससे संबंधित है देखिए। तो यहाँ बी में दिया गया है x² - 9। क्या दिया गया है, x² - 9। तो x² - 9 दिया गया है बराबर 0। तो x का स्क्वायर करेंगे बराबर आएगा हमारा 9। तो x बराबर कड़ी में 9, फिर कड़ी में 9 को हल करेंगे तो +-3, मतलब कि प्लस में भी 3 माइनस में भी 3। तो जो चौथा है वह बी से संबंधित है। तो इसका जो मिलान हो गया वो पहला का हो गया डी, यह डी है पहला। दूसरा का है वह सी है दूसरा। और जो तीसरा का है वह है ए, मतलब ये है तीसरा। और जो बी है वह चौथा है। तो सभी उदाहरण ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको जो प्रश्नावली 1 है उसको हल कराऊंगा। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दें। और
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।